ठीक है, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कल मैंने आपको कुछ बेसिक कमांड्स बताई थी कुछ ड्रॉ करने के लिए, जैसे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, है ना, उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो देखा था। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ मॉडिफाइड टूलबार की कमांड देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मॉडिफाइड टूलबार होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जब हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद उसके अंदर कुछ एडिटिंग करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी कमांड्स होगी वो सब हमें मॉडिफाइड टूलबार के अंदर मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट किया। ठीक है, एक सर्कल बनाया। अब क्या करना है कि अभी मैंने जो ज्योमेट्री बनाई ये एक लोकेशन पे फिक्स बन चुकी है, मुझे इसको इसकी पोजीशन से उठा के किसी दूसरी पोजीशन पे रखना है। सपोज मैंने यहाँ पे भी कुछ ड्रॉ कर रखा है, तो अब मुझे क्या करना है, इस सर्कल को इस लोकेशन से उठा करके दूसरी लोकेशन पे रखना है यहाँ पर, और कुछ इस टाइप से रखना है कि इसका सेंटर पॉइंट, ये जो सर्कल है इसका सेंटर पॉइंट इस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर आए, है ना। इस सर्कल के सेंटर को इस टाइप से मुझे मूव करना है कि उस लाइन के सेंटर, लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे मूव कमांड। मूव पे गए, जिस ज्योमेट्री को आपको मूव करवाना है उसको सिलेक्ट करो एंड उसके बाद एंटर प्रेस करो। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हो गया। इसके बाद आपको देना है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट किस लिए होता है, एक तरह से रेफरेंस के लिए, है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया कि इसका सेंटर पॉइंट जो है इस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे आना चाहिए, तो हम बेस पॉइंट भी किसको सिलेक्ट करेंगे, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को, और फिर इसको जहां पर रखना है वहां पर क्लिक करो, ये ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम ऑब्जेक्ट्स को उसकी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करवा सकते हैं। देखो अभी मैं इसको वापस रिवर्स कर लेता हूँ कंट्रोल Z करके। नेक्स्ट कमांड जो है वो है कॉपी कमांड। ठीक है, ये भी मूव कमांड की तरह ही चलती है, प्रोसेस सेम है, बट जो एंड रिजल्ट मिलेगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा, जब हम कॉपी कमांड के थ्रू इसको जो है डिस्प्लेस करेंगे, सिलेक्ट, इंटर, सेंटर पॉइंट, एंड देन इसको यहाँ पे जाके क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक करके अब देखो यहाँ पर उसने क्या किया, उसकी एक कॉपी क्रिएट कर दी उस सर्कल की। उसने उसी को मूव नहीं किया, उसकी एक कॉपी वहां पर क्रिएट कर दी। कॉपी कमांड जो है एक तरह से कंटिन्यूस कमांड है, आप जहां पर भी क्लिक करते जाओगे ये उस लोकेशंस पे कॉपीज को क्रिएट करते जाएगा। आप जितने चाहो उतनी मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जब आप एंटर प्रेस करोगे तब जाके कमांड जो है वो एंड होगी। ठीक है, तो जब आपको मल्टीपल कॉपीज बनाना है हम कॉपी कमांड का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट कमांड है इसके अंदर रोटेट। ठीक है, आपने कोई शेप बनाया, उसको आपको कुछ एंगल पे रोटेट करवाना है, उसके लिए हम रोटेट कमांड का यूज करते हैं। देखो कमांड को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद अब ये पूछ रहा है बेस पॉइंट। अब यहाँ पे बेस पॉइंट का यूज क्या होगा, रोटेशन के लिए जो पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे ये उस पॉइंट को फिक्स करके और उसके अबाउट जो है जो बाकी के जो ज्योमेट्री बचती है उसको रोटेट करेगा, है ना। आपको किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो आप क्या करोगे, किसी एक पॉइंट से उसको फिक्स करोगे तभी वो उसके पॉइंट पे रोटेट हो पाएगा, है ना। अदरवाइज तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले आएगा अगर आप बिना उसको फिक्स करे रोटेट करोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में पेन है, तो पेन आप पकड़ोगे तो एक जगह से उसको फिक्स पकड़ना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसको उसके अबाउट रोटेट कर पाओगे। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, कौन सा पॉइंट आपको फिक्स करके और उसके अबाउट रोटेशन करवाना है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया, यहाँ से फिक्स किया, और अब जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये देखो ये रोटेट होगा इस टाइप से। जितने एंगल पे भी रोटेट करवाना है उतने एंगल पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू दे दो, जैसे मुझे 45 डिग्री रोटेट करना है तो 45, इंटर, वो लाइन जो है 45 डिग्री रोटेट हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं रोटेशन पॉइंट को चेंज कर देता हूँ, अब मैं सेंटर की जगह कहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा और इसके अबाउट पूरी की पूरी लाइन रोटेट करना स्टार्ट करेगी। ये देखो, ठीक है। तो इस टाइप से हम रोटेट कमांड को यूज करते हैं। जो भी एंगल देना है यहाँ पर एंगल दे दो, उतने एंगल पे ये इसको रोटेट कर देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं
मिरर। ठीक है, मिरर कमांड क्या करता है, अ, जैसे सभी के घर में मिरर होता है ना, मिरर में जब आप देखते हो तो उसमें किस टाइप से इमेज बनती है, सेम यूज यहाँ पर भी है। ठीक है, मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो सेम साइज की होती है, लेकिन हमेशा अपोजिट होती है। तो यहाँ पे भी आपको कोई शेप क्रिएट करना है जो कि सेम साइज का हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसके लिए हम मिरर को यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको भी आपको मिरर करवाना है, एंटर। फिर आपको एक मिरर एक्सिस क्रिएट करना है। मिरर एक्सिस किस लिए, मिरर की लोकेशन के लिए, है ना, क्योंकि मिरर की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी ना। आप मिरर के पास में जाके खड़े हो जाओ तो मिरर के अंदर इमेज भी आपको पास में मिलेगी या उतनी बड़ी मिलेगी, जितना दूर जाओगे उतना छोटा इमेज बनेगा, या एक तरह से हम बोला जाए तो मिरर में दूर डिस्टेंस पे जाकर के वो बनेगा। तो मिरर की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सिस के लिए दो पॉइंट क्रिएट करना है, मतलब सपोज फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया और एक्सिस को मैं ऐसा एकदम स्ट्रेट बना रहा हूँ, तो उसके अबाउट देखो राइट साइड पे आपको मिरर इमेज मिल रही है। ठीक है, अगर मैं एक्सिस को रोटेट करता हूँ तो मिरर इमेज जो बन रही है वो भी रोटेट होगी, है ना। तो इमेज कैसी बनेगी वो डिपेंड करता है कि आपने मिरर एक्सिस को कैसा बनाया है। आप इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाओगे तो ऊपर की तरफ हो जाएगा मिरर, वर्टिकल एक्सिस रखोगे तो राइट साइड पे हो जाएगा मिरर, है ना। फिर स्ट्रेट रखना है, एंगल पे रखना है, वो भी आपके ऊपर है। सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये मिरर एक्सिस के लिए। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे ही इमेज हट गई, क्योंकि अभी जो है कमांड एंड नहीं हुई है। लास्ट स्टेप उसने क्या पूछा है, यहाँ पे देखो, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। वो पूछ रहा है कि जो सोर्स ऑब्जेक्ट था उसको डिलीट करना है या नहीं करना है ना, क्योंकि हो सकता है कि आपको सिर्फ मिरर इमेज की जरूरत हो, तो जो आपका ओरिजिनल इमेज था उसको हम डिलीट कर सकते हैं, या अगर आपको दोनों की जरूरत हो तो हम दोनों को रख भी सकते हैं। अगर आप नो करोगे एन इंटर तो मिरर इमेज भी रहेगी और सोर्स इमेज भी रहेगी। अगर आप वाई इंटर करोगे तो सोर्स इमेज डिलीट हो जाएगा, सिर्फ मिरर इमेज बचेगा। देखो अभी जैसे दोनों इमेज है हमारे पास, अगर मैं मिरर करता हूँ इसको, मिरर सिलेक्ट इंटर एक्सिस, और यहाँ पे वाई इंटर कर रहा हूँ इस बार, वाई इंटर, तो क्या हुआ, सोर्स इमेज डिलीट हो गया, सिर्फ मिरर इमेज बची। तो इस टाइप से हम मिरर कर सकते हैं। मिरर के बाद नेक्स्ट है स्केल कमांड। ठीक है, स्केल कमांड का क्या यूज है, देखो स्केल आपने ईडी सब्जेक्ट जब पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा कि स्केल क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं, है ना। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट, कोई बढ़िया ऑब्जेक्ट है उसको ड्राइंग शीट पे बनाना है ना, अब वो इतना बड़ा डायमेंशन तो हम बना नहीं सकते, तो हम उसको अज्यूम करते हैं कि स्केल लेकर के, है ना, जैसे 1:10 या 1 mm को 10 mm बना लो, अगर बड़ा बनाना है तो छोटा करके बनाना है तो 10 mm को 1 mm करके बना लो, तो इस टाइप से हम स्केल लेते थे। सेम यूज यहाँ पे, आपने कोई ड्राइंग बनाई, वो आपको बड़ा लग रहा है उसका साइज, उसको छोटा करना है, आप स्केल लेकर के उसको छोटा कर सकते हो, या स्केल लेकर के हम उसको बड़ा भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, कितना, डायमेंशन से 20x30 का, है ना, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको साइज भी दे देता हूँ मैं यहाँ पे, लीनियर यहाँ से यहाँ तक 30 mm, एंड ये वाला साइज है हमारा 20 mm। ठीक है, अब मुझे इसका साइज बढ़ाना है, स्केल पे गए, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, दोनों लाइंस को, पूरी ज्योमेट्री को, इंटर। फिर से आपको एक बेस पॉइंट देना है, एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, एंड अब यहाँ पे जो आप वैल्यू दोगे वो एज अ फैक्टर प्रोवाइड करना है, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर मतलब जो वैल्यू आप दोगे उसका मल्टीप्लाई होगा सारी डायमेंशंस में। इस ज्योमेट्री में जितनी भी डायमेंशन दिख रही है जैसे 20 और 30, दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा जो वैल्यू आप टाइप करोगे। जैसे अगर मैं 2 करता हूँ, फैक्टर 2 हो गया तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 का 60 हो गया, 20 का 40 हो गया। ठीक, समझ में आ गया कैसे हम स्केल के अंदर साइज को चेंज करते हैं। साइज को अगर छोटा करना है, सिलेक्ट करो, एंटर करो, बेस पॉइंट, फिर से इसको इसके ओरिजिनल साइज पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। हाफ करने के लिए तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 से, है ना, मतलब पॉइंट में जब आप वैल्यू दोगे उससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइज छोटी होगी। 0.5 इंटर, साइज कम हो गया, 30 हो गया, वापस से 20 हो गया। ठीक है, क्लियर है कैसे आप स्केल कमांड को यूज करोगे।
चलो नेक्स्ट, ट्रिम। ठीक है, अच्छा ट्रिम कमांड का क्या यूज है वो देखते हैं। नॉर्मली जब हम कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, जैसे मैंने कुछ लाइन वगैरह इस टाइप से बनाई, ठीक है, कुछ भी रैंडमली मैंने से ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है कि सपोज ये वाली जो लाइन जा रही है ना, लास्ट वाली लाइन, अब ये इसको इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ तक निकल गया है ना। सपोज मुझे इसको इंटरसेक्ट नहीं करवाना है, तो कैसे करें? क्योंकि अगर मैंने इसको डिलीट किया तो ये तो पूरा डिलीट हो जाएगा, है ना, लेकिन उसकी साइज कम नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं, ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। देखो कैसे यूज करेंगे, हम कमांड को स्टार्ट करेंगे ट्रिम। कमांड स्टार्ट करते से ही आपको एंटर प्रेस करना है, ये ध्यान रखना। कमांड स्टार्ट करो, एंटर प्रेस करो। अब जैसे इस लाइन को मुझे छोटा करना है, कहाँ से करना है? इस साइड से सर करना है, जहां से भी। हाँ बोलो। सर कोई सी भी कमांड अगर अपन जैसे अप्लाई करते हैं तो इंटर दबाना पड़ेगा उसके बाद? नहीं 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 नहीं, जब हम कोई कमांड चलाते हैं, जैसे किसी आइकॉन पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको एंटर दबाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रिम कमांड जब तुम यूज करोगे, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद तुम्हें एंटर करना है, बाकी में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ओके उसका सर। रीजन भी मैं बताऊंगा, है ना, क्या रीजन है वो मैं बताऊंगा। अभी देख लो, कमांड स्टार्ट किया मैंने, एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद जिस लाइन को ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट करो। जैसे मुझे अगर इसको सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट, सॉरी शायद मैं इंटर नहीं दबाया इस बार, ट्रिम, इंटर, सिलेक्ट, ये देख। जैसे ही सिलेक्ट किया उसने ऑटोमेटिकली उसको ट्रिम कर दिया। अच्छा ये ट्रिम कितना करेगा, इसमें हम वैल्यू नहीं डाल सकते। जैसे आप सोचो कि मुझे 5 mm ट्रिम करना है, तो आप 5 mm डाल करके उसको ट्रिम नहीं करा सकते, है ना, वैल्यू नहीं डाल सकते। तो ट्रिम कहाँ से होगा, जहां से वो इंटरसेक्ट हो रहा है। जैसे इसने कितना ट्रिम करा, ये लाइन जहां से इंटरसेक्ट हो रही थी वहां तक का ट्रिम कर दिया, उसके बाद का छोड़ दिया। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, तो ये देखो ये कहाँ से इंटरसेक्ट हो रही है, इस लाइन से हो रही है, तो इसने सिर्फ इतना ही ट्रिम किया, बाकी सब छोड़ दिया, है ना। तो जहां से वो ट्रिम हो रहा है वहां तक का, जहां से इंटरसेक्ट हो रहा है वहां तक का वो ट्रिम हो सकता है। जैसे इसको सिलेक्ट करोगे, तो ये देखो ये यहाँ तक था, तो इसने इतना पूरा यहाँ से ट्रिम कर दिया, और जहां से इंटरसेक्ट हो रहा था वहां से छोड़ दिया। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही तब क्या होगा? जैसे ये लाइन है, ये किसी से भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, है ना। तो अगर कोई ज्योमेट्री इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो वो ट्रिम नहीं होगी। सिर्फ वही ज्योमेट्री ट्रिम हो सकती है जो कि इंटरसेक्ट हो रही हो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कमांड स्टार्ट करने के बाद एंटर प्रेस नहीं करता हूँ, डायरेक्टली मैं किसी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो वो ट्रिम नहीं होगा, ठीक है। उसका एक रीजन है। ट्रिम कमांड को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो जो मैंने अभी बताया, कमांड स्टार्ट करो, एंटर प्रेस कर दो, फिर जिस लाइन को भी ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब कई बार क्या हो जाता है कि सपोज मेरे पास इतनी बड़ी कोई ज्योमेट्री बनी हुई है, लाइन बनी हुई है, और वो लाइन कुछ मल्टीपल लाइंस से इंटरसेक्ट हो रही है। अच्छा, अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार लाइन कमांड तो स्टार्ट कर नहीं रहा हूँ, तो फिर इतनी सारी अलग अलग लाइंस कैसे बना दी? ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाई, एंटर दबाया, कमांड एंड कर दिया। और अगर तुम वापस से एंटर दबाओगे तो जो प्रीवियस कमांड होती है ये उसको स्टार्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, जो भी प्रीवियस हो। जैसे अभी मैंने लाइन की कमांड चलाई थी, कमांड कंप्लीट कर दी, फिर से मैं अगर एंटर दबा देता हूँ तो ये फिर से क्या करेगा, लाइन को स्टार्ट कर देगा। देखो लाइन कमांड फिर से स्टार्ट हो गई, मैं फिर से लाइन बना सकता हूँ। फिर से कमांड को एंड किया और एक बार फिर से एंटर कर दिया, तो ये फिर से उस कमांड को स्टार्ट कर देगा, है ना। और ये सभी के लिए, जो भी कमांड आप चलाते हो प्रीवियस कमांड, वापस से एंटर कर दोगे एंड होने के बाद, तो उसको फिर से स्टार्ट कर देता है। तो उसी टाइप से मैंने सारी लाइन जो है फास्ट वे में कंप्लीट कर दी। अब देखो, अगर मुझे इस लाइन को ट्रिम करना है, ये वाली जो लाइन है, और कितना ट्रिम करना है, यहां से लेके इस पॉइंट से लेकर तो यहां तक पूरा ट्रिम करना है। तो अगर मैं इस टाइप से करूंगा ट्रिम, इंटर, तो मुझे पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर एक एक करके करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा।
है ना। तो इसी को हम दूसरे तरीके से भी ट्रिम कर सकते हैं। कमांड स्टार्ट करेंगे, कमांड स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले देना है रेफरेंस, है ना, कि किसके रिस्पेक्ट में ट्रिम करवाना है ना। जैसे ये लाइन इससे भी ट्रिम हो सकता है क्योंकि ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है। लेकिन मुझे किससे ट्रिम करवाना है, यहाँ से जो इंटरसेक्ट हो रहा है इस लाइन से, तो पहले इसको सिलेक्ट करो, फिर इंटर प्रेस करो, और फिर जिसको ट्रिम करवाना है उसको सिलेक्ट करो। अब क्या हुआ, जो लाइन मैंने पहले सिलेक्ट करी थी इसने वहां तक ट्रिम कर दिया एक ही बार में, है ना। तो ये दूसरा तरीका होता है, इस टाइप से भी हम इसको ट्रिम करवा सकते हैं। अब समझ में आया कि मैंने पहले इंटरप्रेस क्यों करवाया था। अगर तुम पहले इंटरप्रेस कर देते हो तो तुम रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं दे सकते, तुम सिर्फ लाइन को सिलेक्ट करो, वो जहां से भी इंटरसेक्ट हो रही होगी वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें स्पेसिफाई करना है कि पर्टिकुलर उसी लाइन से ट्रिम करवाना है, तो तुम कमांड स्टार्ट करने के बाद पहले उस लाइन को सिलेक्ट करो, एंटर करो, और फिर जिस लाइन को तुम्हें ट्रिम करवाना है उसको सिलेक्ट करो। समझ में आ गई दोनों प्रोसेस? ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? देख लेना अगर दोनों में कंफ्यूजन कुछ लग रहा है तो सिंपल सा तरीका है, ट्रिम कमांड स्टार्ट करना है, एंटर प्रेस करना है और सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर जितनी बार ट्रिम करना उतनी बार सिलेक्ट करते जाओ। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो सिर्फ एक ही पे ध्यान दो, नहीं है समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इसके बाद आगे देखते हैं। ट्रिम के बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो इसी में एक और कमांड दी हुई है एक्सटेंड, जो कि ट्रिम के जस्ट अपोजिट होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ट्रिम में हम छोटा कर रहे थे, एक्सटेंड में क्या होगा, बड़ा होगा ना, लेंथ इंक्रीज होगी। कंसेप्ट दोनों के सेम है, ट्रिम को जैसा यूज कर रहे थे वैसी तरह से एक्सटेंड भी यूज होगा। कमांड सिलेक्ट करा, मतलब कमांड स्टार्ट करी, एक बार एंटर प्रेस किया, जिस लाइन की लेंथ बढ़ाना है उस लाइन को सिलेक्ट कर लो। कहाँ तक बढ़ेगा, जहां पे उसको आगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, फिर से सिलेक्ट करोगे, फिर से आगे बढ़ जाएगी क्योंकि आगे ये इंटरसेक्टिंग मिल रहा है। फिर क्लिक करोगे, फिर क्लिक करोगे, जितनी बार क्लिक करोगे वो बढ़ाते जाएगा। अब क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे कोई ज्योमेट्री ही नहीं है, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं, कुछ रेफरेंस ही नहीं है, तो कहाँ तक बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ही नहीं, है ना। तो एक्सटेंड के लिए भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना जरूरी है, रेफरेंस होना जरूरी है। अब सेम सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी आ गया कि जब मुझे इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करना है तो मैं एक एक बार सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी जगह डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड को क्लिक करो, फिर जहां तक आपको बढ़ाना है उसको क्लिक करो, एंटर करो, फिर जिस लाइन को आपको बढ़ाना है उसको सिलेक्ट करो, वो एक ही बार में उसको आगे एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फिलेट कमांड। ठीक है, फिलेट से क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है डायमेंशन से 20 बाय 30 का। अब फिलेट कमांड क्या करता है, कर्व क्रिएट करता है कॉर्नर्स पे। अच्छा, कॉर्नर्स पे कर्व क्यों क्रिएट करता है, जैसे अगर अभी तुम मोबाइल पे क्लास अटेंड कर रहे हो तो हम मोबाइल को देखना, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वर्टाइसेस, वहां पर हमेशा आपको कर्व मिलेगा, जो भी रेक्टेंगुलर शेप में होता है या स्क्वायर शेप में है ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन देख लो, हमेशा कॉर्नर पे कर्व मिलेगा, है कर्व है ना। अच्छा, वो कर्व हम क्यों देते हैं, सोचा कभी? कर्व होने के कारण क्या होता है, उसकी फिनिशिंग ज्यादा अच्छे से होती है और वहां पे फ्रैक्शन नहीं होता है ना। कभी देखना आप मोबाइल को कॉर्नर्स पे रब करके देखना फिंगर से, आपको कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा मतलब आपको कुछ कट वट नहीं लगेगा, है ना, ना तो वहां से कोई मटेरियल रिमूव होगा। तो वियर और टीयर को रोकने के लिए, मटेरियल की सेफ्टी के लिए हम हमेशा कॉर्नर्स पे कर्व देते हैं ताकि उस पर फ्रैक्शन ज्यादा ना हो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी, आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके कॉर्नर्स को आपको फिनिश करना है, कर्व प्रोवाइड करना है, उसके लिए हम फिलेट यूज करते हैं। फिलेट पे जाएंगे, जैसे ही हम कमांड को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको नीचे चेक करना है, यहाँ पे कमांड लाइन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस, और रेडियस के आगे कितनी वैल्यू दी हुई है, 0। कर्व बनाएंगे तो रेडियस देनी पड़ेगी। अब रेडियस जो है, 0 रेडियस का कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो हमें रेडियस को चेंज करना पड़ेगा। रेडियस क्या है, एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसका फर्स्ट अल्फाबेट टाइप करके। तो रेडियस के लिए R, इंटर। अब आप दे सकते हो आपको कितनी रेडियस देना है, तो रेडियस हम ले लेते हैं 5 mm, इंटर।
ठीक है, 5 mm की रेडियस ले ली। अब जिस कॉर्नर पे भी आपको करना है, जैसे अगर मुझे इस कॉर्नर पे कर्व देना है, तो इस पे जो दोनों लाइंस यहाँ पे जाके मीट हो रही, इन दोनों को सिलेक्ट कर, 1 2। जैसे ही दोनों लाइन सिलेक्ट करोगे, उस पर्टिकुलर कॉर्नर पे वो कर्व दे देगा 5 mm का। ठीक है, सिंपल। देखो मैं वापस से कमांड स्टार्ट कर रहा हूँ, फिलेट। इस बार मैं रेडियस चेक कर रहा हूँ। इस बार रेडियस कितनी लिखी है, 5 mm। ठीक है, तो ऑटोकेट में क्या होता है, एक बार आप कोई कमांड चलाते हो, उसको कुछ वैल्यू दे रहे हो, वो सेव हो जाती है। तो अगर मुझे फिर से बनाना है, 5 mm का ही बनाना है, तो अब आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, आपको बार बार रेडियस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको रेडियस चेंज करनी है, जैसे अब मुझे 10 mm की रेडियस देनी, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। फिलेट, आर, इंटर, 10, इंटर, और फिर सेलेक्ट करो, तो 10 रेडियस का कर्व वहां पे बन जाएगा। ये होती है हमारी फिलेट कमांड। फिलेट के बाद नेक्स्ट है इसमें चैम्फर। अगर आपको आपके ऑब्जेक्ट में चैम्फर देना है, चैम्फर में क्या होता है, कर्व की जगह वो ऐसा लीनियर कट करता है। ठीक है, इस टाइप से कोई कट देना है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम चैम्फर का यूज करते हैं। कमांड को स्टार्ट करेंगे, फिर से आपको कमांड लाइन को चेक करना है। अब इस बार कमांड लाइन में क्या लिखा हुआ है, चैम्फर डिस्टेंस लिखी हुई है। कितनी, 0। डिस्टेंस टू 0। दो डिस्टेंस पूछा उसने और दोनों ही डिस्टेंस 0 है, तो 0 का तो कुछ बनेगा नहीं, डिस्टेंस चेंज करनी पड़ेगी। डिस्टेंस के लिए डी, इंटर। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस कितनी देना है, इसको हम ले लेते हैं 10। सेकंड चैम्फर डिस्टेंस कितनी देना है, इसको हम ले लेते हैं 17, इंटर। दो डिस्टेंस लिए, फर्स्ट डिस्टेंस 17 है, सॉरी फर्स्ट डिस्टेंस 10 है, सेकंड डिस्टेंस 17 है। आप देख सकते हो, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 10, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस 17। फिर से हम लाइन सेलेक्ट करेंगे। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस लाइन को पहले सिलेक्ट करोगे, उस डायरेक्शन में वो फर्स्ट वाली डिस्टेंस लेगा। जैसे फर्स्ट डिस्टेंस कितनी, 10 mm, तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड चैम्फर डिस्टेंस कितनी, 17, सेकंड में इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अभी सिलेक्ट नहीं किया, मैं सिर्फ कर्सर लेके गया हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी, 10 mm है, और ये ऊपर के साइड 17 mm है। जैसे ही क्लिक करोगे, वो कट कर देगा। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? चलो इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे, एक्सप्लोड। ठीक है, एक्सप्लोड से क्या होता है ना, नाम तो काफी डेंजरस लग रहा है। देखो, जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं, या फिर मैंने एक बताया था पॉलीलाइन से हम कोई ज्योमेट्री बनाते हैं, तो इन कंडीशंस में क्या होता है कि जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, तो आप देखोगे ये सब आपस में कनेक्टेड है। रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट करोगे, तो इसकी सारी एजेस आपस में कनेक्टेड है। सपोज आपको क्या करना है, एक एज को डिलीट करना है। ठीक है, एक एज हटाना है, तो कैसे हटाइए, तो पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं एक्सप्लोड कमांड। ठीक है, एक्सप्लोड पे गए, सेलेक्ट किया, इंटर, है ना। अब ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी तो नहीं होगा, लेकिन जब आप इस लाइन को सिलेक्ट करोगे, तो अब उसने क्या किया, पूरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट नहीं किया, उसने उस पर्टिकुलर सिंगल लाइन को ही सिलेक्ट किया, और आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो एक्सप्लोड क्या करता है, सबको अलग अलग कर देता है ना। एक्सप्लोड, सिलेक्ट, इंटर, ये देखो, जो पॉलीलाइन था नॉर्मल लाइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक्सप्लोड के बाद नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट कमांड। ठीक है, ऑफसेट में क्या होता है, जब आपको पर्टिकुलर किसी ज्योमेट्री के पैरेलल कोई दूसरी ज्योमेट्री बनाना है, कुछ फिक्स डिस्टेंस पे बनाना है, उसके लिए हम ऑफसेट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, इसी लाइन को मुझे क्या करना है, सेम साइज का 5 mm डिस्टेंस पे बनाना है, तो हम ऑफसेट यूज करेंगे। ऑफसेट पे गए, जैसी कमांड स्टार्ट करोगे, आपको ऑफसेट डिस्टेंस डालना है। मुझे 5 mm पे बनाना है, तो मैं 5 इंटर करूंगा। और फिर जिस लाइन को बनाना है, जैसे इसको बनाना है, तो इसको सिलेक्ट करो। फिर इसके पैरेलल दो डायरेक्शन होती है, लेफ्ट में भी बन सकता है, राइट में बन सकता है। तो जिस साइड आपको बनाना है, उस साइड आप क्लिक कर दो। जैसे इस साइड बनाना है, आप इस साइड कहीं पे भी क्लिक कर दो, 5 mm की डिस्टेंस पे बन जाएगा। आप जितनी बार सिलेक्ट करोगे, उतनी बार क्लिक करके उसको ऑफसेट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। लेफ्ट साइड पे चाहिए, आप लेफ्ट साइड पे बना सकते हो। इसमें से किसी को करना है, ये सारे 5 5 mm पे बनते जाएंगे, जितनी बार क्लिक करोगे तब तक चलेगा। ये तो बात हो गई किसी सिंगल लाइन की।
अगर मैं यहाँ पे लाइन की जगह बना देता हूँ रेक्टेंगल, और फिर इसको ऑफसेट करता हूँ 5 mm, इंटर, तो अब क्या होगा, रेक्टेंगल में तो सारी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। इसी टाइम पे जब आप ऑफसेट करोगे तो देखो वो सभी लाइंस को ऑफसेट कर देगा, सभी डायरेक्शन से 5 5 mm उसने ऑफसेट कर दिया। जितनी बार सिलेक्ट करोगे उतनी बार होते जाएगा, बाहर करोगे तो साइज बढ़ते जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ये कमांड समझ में आई, ऑफसेट कमांड? ठीक है। अच्छा, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज हमने मूव कमांड, कॉपी, रोटेट, मिरर, स्केल, ट्रिम, एक्सटेंड, फिलेट चेम्फर, एक्सप्लोड और ऑफसेट कमांड, ये जितनी भी कमांड देखी सबकी आप प्रैक्टिस कर लेना। और किसी को कुछ पूछना है इन कमांड्स में से, जितनी भी कमांड हमने आज देखी? पूछना है किसी को कुछ? नहीं? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसकी भी प्रैक्टिस वगैरह आप करते रहना घर पर।